हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैट्रिक्स। देखिए 6 सितंबर का जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हमारा हुआ है जेईई मेन का, उसका ऑफिशियल पेपर, चूँकि सारे ऑफिशियल पेपर आ चुके हैं तो उसका ऑफिशियल पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। तो सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशंस की हम बात वहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो 6 सितंबर को जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ है केमिस्ट्री का, उसके क्वेश्चंस की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन बोर्ड पर ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि हमसे NO की रिएक्शन N2O4 से, ठीक है, NO की रिएक्शन N2O4 से टेम्परेचर 250 केल्विन पर। देखिए NO की रिएक्शन जब हम N2O4 से कराते हैं तो वहाँ पर N2O3 जो ब्लू कलर का सॉलिड या लिक्विड वहाँ हम कंसीडर करते हैं। N2O4 जो है वो कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस सॉलिड होता है। NO कलरलेस गैस है। रिएक्शन को आप चाहें तो अपने हिसाब से वहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। तो जब NO की रिएक्शन हम N2O4 से कराते हैं तो N2O3 बनेगा। देखिए एक सिंपल रिएक्शन है। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। NCERT में आपके जो 15th ग्रुप में ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन के, उसमें ये रिएक्शन एज इट इज़ वहाँ पर मेंशन है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात वहाँ पर है नहीं। तो N2O3 यानी कि ये आपका आंसर आ गया 4। देखिए इस क्वेश्चन में जो स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 के रिगार्डिंग आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और आपको करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा O4 ऑक्टाहेड्रल यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा है। तो बच्चों जब पेयरिंग एनर्जी डेल्टा O से ज़्यादा वहाँ पर होती है, देखिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है वो तो आप जानते ही हो, Eg हायर साइड पर, ठीक है, डायरेक्ट में बता रहा हूँ वहाँ पे, और T2G जो है वो लोअर साइड पर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए D4 कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें D4 कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो अगर सिचुएशन है ये डेल्टा O इज़ लेस देन P, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करोगे 1 2 3, डेल्टा O कम है तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के Eg ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चों T2G 3 और Eg1, यानी देखिए T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और Eg में 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया T2G 3 Eg1, जबकि इसने क्या गिवन है T2G4 Eg0, यानी कि ये तो फॉल्स वहाँ पर हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए जैसे सेकंड में कंडीशन अगर इस तरह की है, डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन P, तो स्प्लिटिंग, चलो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो स्प्लिटिंग तो कुछ वैसे ही वहाँ पर होने वाला है। देखिए T2G लोअर साइड पर और Eg हायर साइड पर, लेकिन डेल्टा O ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन कैसे आप फिलअप करोगे, देखिए 1 2 3 4, ये लो स्पिन का केस है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चों वो आएगा T2G4 Eg0, ठीक है, T2G4 Eg0, जबकि यहाँ सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है T2G3 Eg1। तो ये भी वहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए थर्ड में पेयरिंग एनर्जी जब ज़्यादा होती है, तो पेयरिंग एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका T2G3 Eg1, तो ये वाला भी फॉल्स हो गया। T2G3 Eg1 ये वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। आपको वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ CFSE वैल्यू के कैलकुलेशंस में हम फॉर्मूले लिखते हैं सारे डिटेल्स से, D1 से लेकर D10 तक ऑक्टाहेड्रल के सब फील्डों के लिए हम हाई स्पिन लो स्पिन के लिए CFSE वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, स्क्रीन बोर्ड पर आपको F ब्लॉक का एक क्वेश्चन वहाँ पर दिखाई दे रहा है। मिश मेटल आपसे पूछा गया है कि मोस्टली जो मिश मेटल होती है उसमें कौन से अलॉय जो होते हैं। अब देखिए मिश मेटल जैसे अगर हम बात करें तो एक्चुअली मतलब होता है मिक्स्ड मेटल। अब देखिए वहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर जो 95% लैंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं, तो 95% जो हैं वो तो आपके कौन से हो गए, लैंथेनॉइड। इसके अलावा देखिए आयरन जो है वो ऑलमोस्ट 5% वहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। इसके अलावा लेस अमाउंट में कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम वगैरह भी वहाँ पर हो सकते हैं, कैल्शियम वगैरह। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये जो लैंथेनॉइड एलिमेंट है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है ऑलमोस्ट 55% जो है सीरियम और 25% लैंथेनम होता है, और ऑलमोस्ट 15% जो है नियोडिमियम
वहाँ पर Nd जिसका सिंबल होता है, तो ये एलिमेंट वहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया मिस मेटल में कौन से जो एलिमेंट है, कौन से मेटल्स ज़्यादा कंसिस्ट करती हैं, तो लैंथेनॉइड्स भैया उसमें होते हैं। लैंथेनॉइड का मेजर कंटेंट जो है वो लैंथेनॉइड का बना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जो थर्ड ऑप्शन है लैंथेनॉइड मेटल्स आपका मोर एप्रोप्रिएट आंसर वहाँ पर कंसिडर होगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है मेटलर्जी का एक आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो कि हम डिस्टिलेशन प्रोसेस किस में लगाते हैं, देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस हम उन मेटल्स के प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट है कम होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में हम डिस्टिलेशन से उनको प्यूरिफाइड करते हैं। तो नो डाउट आपसे पूछा है द एलिमेंट दैट कैन बी रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो आप देख लो इसमें ऑप्शंस, निकिल वहाँ पर है, निकिल को मॉन्ट प्रोसेस से करते हैं, है ना। गैलियम है तो गैलियम आप जानते ही हो जॉन रिफाइनिंग से होगा। टिन जो है वो लिक्वेशन से होता है। जिंक या कैडमियम, मरकरी, ये जो है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्यूरिफाइड करते हैं। तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर आपका आ जाएगा 4। अब देखिए बच्चों एक और हाइड्रोजन चैप्टर का वहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत हद तक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि 99 से भी ज़्यादा यानी 99.95% प्योर हाइड्रोजन किस मेथड से आप बनाते हो। सारे जो मेथड गिवन है वो सारे मेथड जो हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाने की मेथड है। जैसे देखिए मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अगर आपको पता हो तो NaCl सॉल्यूशन नॉन एज ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कास्नर केल्नर सेल में चले जाओ, एस ब्लॉक में चले जाइए आप, वहाँ पर NOH फॉर्मेशन के लिए करते हैं। तो वहाँ पर हमें H2 और Cl2 भी वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेजर कंटेंट में नहीं होगा। द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट HCl। देखिए डाइल्यूट HCl एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। आप बच्चों जानते हो डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl, डाइल्यूट H2SO4 ये सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की रिएक्शन जब हम उन मेटल से कराते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं, वो सारी मेटल्स जो हैं वो इनके साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिलीज करती है। यानी कि जिंक की रिएक्शन जब हम कराएंगे डाइल्यूट HCl से तो हमें क्या मिलेगा, ZnCl2 और H2 गैस वहाँ पर रिलीज होगा। ठीक है, ZnCl2 हमें वहाँ पर मिलेगा और H2 गैस वहाँ पर रिलीज होगा। लेकिन ये भी जो है मेजर कॉन्सेंट्रेशन में हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी ये देखिए नेक्स्ट देखिए द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इससे भी हमें इतना प्योर नहीं मिलता है। देखिए बहुत सिंपल है, इन्फॉर्मेटिव है, आपको इसमें ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके NCERT में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ क्लियर जो हाइड्रोजन चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि आपको 99.95% जो प्योर हाइड्रोजन है वो मिलेगा द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वार्म बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है, आपके NCERT में लिखा हुआ है, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आता है तो आप बड़ी आसानी से अच्छे टिक वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। आप क्वालिटेटिव एनालिसिस का कंसीडर कर लो या ब्लॉक केमिस्ट्री का आप क्वेश्चन बता सकते हो। वहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए, रिएक्शन ऑफ एन इनऑर्गेनिक सल्फाइड, यानी कि हम एक सल्फाइड कंसीडर कर लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी आप सॉल्युबल सल्फाइड वहाँ पर कंसीडर कर लीजिए। तो चलिए हम सोडियम सल्फाइड वहाँ पर मान लेते हैं। तो ये तो हो गया X। तो इस सोडियम सल्फाइड को जब हम डाइल्यूट H2SO4, देखिए आप निश्चित रूप से जानते हो कि डाइल्यूट H2SO4 सल्फाइड आयन को जब डीकम्पोज करेगा तो वहाँ पर SO2 गैस वहाँ पर निकलेगा। आप जानते हो ना, सल्फाइड जो है वो डाइल्यूट से डीकम्पोज हो जाता है। सल्फेट तो ना तो डाइल्यूट से होता है ना ही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से, उसके लिए तो हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से उसको पहचानते हैं। तो SO2 आपका हो जाएगा Y। ठीक है, SO2 हो गया आपका Y। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन ऑफ Y विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के साथ में जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो वहाँ पर दोबारा से वो कह रहा है कि दोबारा से ये बन जाएगा, यानी कि सोडियम सल्फाइड, निश्चित रूप से सोडियम सल्फाइड वहाँ पर बन जाएगा। और फिर ये कह रहा है देखिए कि फर्दर द रिएक्शन ऑफ X एंड Y। अब Y यहाँ पर क्या है, SO2। तो SO2 और वाटर जब इसमें पास आउट आप करोगे तो ये दोबारा से यहाँ पर चेंज होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में। ओके, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया, Z। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है और
देखिए एक सबसे अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे आप जब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सोचते चलोगे तो आपको अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। वहां पर आप काउंटर चेक करोगे तो वहां पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। तो X सल्फाइड सॉल्ट हो गया, Y हमसे पूछा किसके बारे में, Y और Z के बारे में पूछा है, तो Y तो हो गया SO2, ठीक है, और ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि ये देखिए ये आपका आंसर आपने बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हम जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में होता है उनके आईयूपीएसी नैमिंग के रूल पढ़ते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि एवरी डिजिट के लिए एक वर्ड वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जैसे 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, 7 4 सेप्टा, 8 4 ऑक्टा, 9 4 ईना, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर देखिए, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अन हम किसके लिए प्रोवाइड कराते हैं, 1 के लिए। नील हम किसके लिए प्रोवाइड कराते हैं, 0 के लिए। फिर दोबारा से अन आ गया, ये किसके लिए प्रोवाइड कराते हैं हम, 1 के लिए। IUM फाइनली हम सफिक्स यूज करते हैं। तो आपसे पूछा है कि भाई उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 101 उसका एटॉमिक नंबर होगा जिसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, अन, नील, नीलियम, ठीक है। तो ये आसानी से आईयूपीएसी नेम पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बच्चों देखो एक और स्क्रीन बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। एक कॉलम में आपको कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में उनके यूजेस के रिगार्डिंग या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट वहां पर दिए हुए हैं। तो अगर आपको वहां पर इनके यूजेस प्रॉपर्टी वगैरह आती हैं तो आप बड़ी आसानी से मैच कर दोगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन की एक खास बात यह भी होती है कि अगर हमें सारे भी नहीं आते तो कुछ भी अगर हमें पता है तो एक बार हम ऑप्शंस को काउंटर चेक करते हैं और उससे भी कई बार हम आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आउट ऑफ 4 अगर कई बार हमें 2 भी ऑप्शंस अगर आते हैं तो भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए हम तो सारे ऑप्शन हमें देख रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वाइट वॉश के लिए वहां पर यूज होता है। NaCl, अब आप सब जानते हो NaCl जो है वो वॉशिंग सोडा यानी कि Na2 सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन में वहां पर यूज करते हैं। अगर आपको पता हो बच्चों, सॉल्वे प्रोसेस याद कर लो, थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूं। सॉल्वे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अमोनिया और CO2 जब वाटर में पास आउट करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अमोनियम कार्बोनेट में फर्दर जब हम सोडा वाटर या CO2 और वाटर एक्सेस पास करते हैं तो वो अमोनियम बाइकार्बोनेट बदल जाता है। और जब अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम NaCl से कराते हैं तो एक सिंपल आयन एक्सचेंज रिएक्शन होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बीइंग वाटर इनसॉल्युबल, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं और हीट करके हम इसे सोडियम कार्बोनेट में चेंज कर सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के लिए हम NaCl यूज करते हैं, आप सब जानते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए कैल्शियम सल्फेट का सेमी हाइड्रेट जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। देखिए ये जो है कास्ट ऑफ स्ट्रीट यानी कि जो स्टैचू वगैरह जो होते हैं आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के, वहां पर हम उनको बनाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है वो स्टैचू वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके अलावा देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बचा वहां पर, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो एंट एसिड में यूज होगा। तो देखिए फर्स्ट में बी आ जाएगा, फर्स्ट में बी, सेकंड में डी, देन ए और फिर सी। आप आसानी से वहां पर इसे काउंटर चेक कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन अगर आपको आते हैं यूजेस, आईओसी में देखिए कई क्वेश्चन वहां पर इंफॉर्मेटिव है, तो आप बड़ी आसानी से अगर आपको यूजेस पता है, एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई है अच्छे से, तो आपको 1% वहां पर कोई डाउट नहीं आएगा। बच्चों स्क्रीन बोर्ड पर आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मेटलर्जी का क्वेश्चन है, इलिंगम डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए इलिंगम डायग्राम आप जानते हो, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में ग्राफ होता है। चलिए थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए अगर आप देखेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन के लिए जो ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन है उसके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि डेल्टा H जो है वो नेगेटिव आता है क्योंकि लैटिस फॉर्मेशन है, और एंट्रोपी चेंजेस जो हैं वो भी नेगेटिव वहाँ पर आते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो इक्वेशन आता है वो आता है माइनस डेल्टा H प्लस टी डेल्टा एस। तो देखिए इस इक्वेशन को साफ साफ देखने से पता लगता है कि जब हम टेम्परेचर टी और डेल्टा जी में ग्राफ खींचेंगे तो वो नेगेटिव इंटरसेप्ट को लेते हुए और पॉजिटिव स्लोप का एक ग्राफ हमें वहाँ पर मिलने वाला है। इलिंगम डायग्राम की ही बात मैं कर रहा हूँ बच्चों। तो डेल्टा जी, तो मोस्टली मेटल के जो ग्राफ होते हैं वो मोर नेगेटिव वैल्यू से वहाँ पर स्टार्ट होंगे और आगे आगे जैसे हम मूव करेंगे वैसे वैसे लेस नेगेटिव वैल्यू, इवन वो पॉजिटिव वैल्यू की ओर भी मूव कर सकते हैं। और इस एक्सिस पर हम टेम्परेचर वहाँ पर लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपका ग्राफ जो है वो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू की ओर मूव करता है। आप देखो की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है
कि अगर मान लो एंट्रोपी चेंज होता है, अगर ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में अगर वहाँ पर आएगा तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तो एंट्रोपी चेंजेस जो है देखिए मोर नेगेटिव, तेजी के साथ मोर नेगेटिव होंगे। और अगर ये वैल्यू देखिए, अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू अगर मोर नेगेटिव होगी तो फिर आप ये कह सकते हो कि डेल्टा जी जो है वो मोर पॉजिटिव वहाँ पर होगा। तो डेल्टा जी अगर मोर पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ में बेंट आएगा और वो मोर पॉजिटिव वैल्यू की ओर मूव करने लगेगा ऐसे। तो फर्स्ट बेंट जो होता है बच्चों वो एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट को बताता है। फर्स्ट बेंड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को और दूसरा बेंड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को वहाँ पर इंडिकेट करता है। तो अब देखिए ऑप्शंस आप 1 बाय 1 आप रेट करेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर आसानी से आंसर इसका प्रेडिक्ट करेंगे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए द फ्री एनर्जी चेंज शो ए चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू, तो जैसे जैसे फ्री एनर्जी चेंज जो है शो चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू। तो बच्चों जैसे जैसे हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका फ्री एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू की ओर मूव करता है। और इसमें ये देखिए जैसे एंट्रोपी चेंजेस तेजी के साथ होता है तो वहां पर आपको बैंड दिखाई देता है। ये बैंड जो है फर्स्ट बैंड जो है वो रेस्पेक्टिव मेटल के लिए जिसका भी हमने इलिंगम डायग्राम स्टडी कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट को, और दूसरा बैंड जो है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को बताता है। एक्चुअली ये फिजिकल स्टेट चेंज को बताते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये ग्राफ घूमेगा तो मेटल के फिजिकल स्टेट चेंज को, और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो फिर आप ये कह सकते हो कि ये ऑक्साइड के फिजिकल स्टेट चेंज को वहां पर बताता है। हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इलिंगम डायग्राम में हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है इलिंगम डायग्राम का एक आसान सा क्वेश्चन है जो आपको निश्चित रूप से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जिसकी हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम बताना है। जब भी आपको IUPAC के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको कभी भी किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना पड़े तो सबसे पहले हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, वो अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास जो एल्डिहाइड है उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। तो दिस हैज़ टू बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब है कि नंबरिंग आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो बेंजीन पे आपने एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दी तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्टिंग में, जब सब्स्टिट्यूएंट जो दूसरा होगा उसको नंबर कम मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से करते हो तो 2 3, तो आपको अमीनो ग्रुप पे 3 मिलेगा बट नाइट्रो पे आपको 2 मिल जाएगा। तो मतलब आपको नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है वो आपके 2 पे अटैच है, 4 पे अटैच और 5 पे अटैच है। तो आपका जो 2 पे अटैच है दिस इज़ योर नाइट्रो, जो आपका 5 पे अटैच है दिस इज़ अमीनो, एंड जो आपका 4 पे अटैच है दिस इज़ हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप पे आप हाइड्रोक्सी लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो इसका मतलब है कि हमें नंबर पता लग गया, हमें ग्रुप्स के नाम पता लग गए, तो उनका अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो आपका जो अमीनो होता है वो पहले आ जाएगा 5 अमीनो, 4 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 पे नाइट्रो एंड बेंजल्डिहाइड। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज बेंजीन कार्बल्डिहाइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो 4th ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ पॉलीमर्स दिए गए हैं, नेचुरल रबर, नियोप्रीन, ब्यूनाइन, ब्यूनाइस। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ मोनोमर्स की लिस्ट दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा मोनोमर किस पर्टिकुलर पॉलीमर के लिए रिप्रेजेंटेशन रखता है। तो हमारे पास में जो आपका नेचुरल रबर होता है उसके लिए जो मोनोमर है दैट इज़ आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन जो होता है ये मोनोमर होता है नेचुरल रबर के लिए, एंड द स्ट्रक्चर इज़ लाइक दिस। तो इसमें डाईईन होता है जिसमें मिथाइल अटैच होगा। नेक्स्ट आपका है नियोप्रीन। तो आपका जो नियोप्रीन होता है इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर, बट इसका जो मोनोमर होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत कुछ सिमिलर होता है आइसोप्रीन से, बट मिथाइल की जगह यहाँ पे क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट होता है।
लाइक दिस। नेक्स्ट आपका है ब्यूना एन। तो ब्यूना एन में आपके पास में 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, साथ में एक्रिलो नाइट्राइल भी प्रेजेंट होता है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन तो बहुत आपका आसान है उसको ड्रॉ करना, लाइक दिस। और आपका जो एक्रिलो नाइट्राइल होता है उसमें साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट ऑन इट। द लास्ट वन इज ब्यूना एस। तो ब्यूना एस में 1,3 ब्यूटाडाइन तो है ही, साथ में यहाँ पे का स्टाइरिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। सो दिस इज हाउ 1,3 ब्यूटाडाइन प्रेजेंट होता है। साथ में स्टाइरिन जो होगा उसमें जहाँ पे साइनाइड प्रेजेंट है वहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द रिस्पेक्टिव मोनोमर्स फॉर द पॉलीमर्स। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, इस तरह से आप अरेंज कर लेंगे। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सॉलिड स्टेट एंड इसमें आपको एक क्रिस्टल दिया गया जिसमें मेटल आइंस M1 M2 प्रेजेंट हैं और कुछ ऑक्साइड आइंस भी प्रेजेंट हैं। तो आपके जो ऑक्साइड आइंस हैं वो CCP लैटिस बना रहे हैं, मतलब FCC अरेंजमेंट रख रहे हैं। एंड जो M1 है कैटाइन वो 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो आपका M2 कैटाइन है इट ऑक्यूपाइज ओनली 12.5% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और उस लैटिस में हमें ऑक्सीडेशन नंबर्स M1 M2 के गैस करने के क्या होंगे। तो आपका जो ऑक्साइड आयन होता है अगर वो FCC लैटिस बना रहा है तो उसके लिए नंबर ऑफ आयंस पर लैटिस जो होंगे, मतलब पर यूनिट सेल, वो आपके 4 प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो 4 होंगे इस FCC यूनिट सेल में, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो आपके 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि M1 M2 को इसी नंबर ऑफ वॉइड्स के हिसाब से देखने कितने होंगे। तो नंबर ऑफ M1 कैटाइन, तो वो आपका जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका 50% ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 4 का आप 50% अगर निकालते हैं तो वो 2 आएगा। तो नंबर ऑफ कैटाइंस M1 जो होंगे वो आपके 2 हैं पर यूनिट सेल। उसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ M2 कैटाइन बताने हैं कि कितने होंगे तो आपको 12.5% निकालना पड़ेगा 8 का। तो विल कैरी आउट द कैलकुलेशन, तो ये आपके 1 को आएगा। तो M2 कैटाइन 1 होंगे, M1 कैटाइन आपके 2 होंगे पर यूनिट सेल, और ऑक्साइड जो है वो 4 तो है ही। तो इसका मतलब है इसके बाद में हमें ये बताना है कि आपका जो लैटिस है वो किस तरह से टोटल फॉर्मूला कैसे दिखाएगा। तो M1 जो है वो आपके 2 होंगे, M2 आपके 1 है, और ऑक्साइड जो हैं वो आपके 4 हैं। तो ऑक्साइड पे अगर 4 हैं तो टोटल जो चार्ज होगा यहाँ पे दैट विल बी -8। जिसका मतलब है कि M1 और M2 को इस तरह से नंबर्स में आना है कि उनका टोटल चार्ज के टाइम्स पे प्लस आ जाए, +8 आ जाए। तो चार्ज ऑन कैटाइन +8 हो। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगर M1 आपका जो है वो +2 की स्टेट में है और M2 अगर +4 की स्टेट में है तो वहाँ से आप टोटल जो चार्ज हो +8 वहाँ से शो कर सकते हैं। सो 2 × +2 एंड 4 +4 का जो चार्ज है और वो 1 आए तो ये M1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये M2 को, तो यहाँ से टोटल चार्ज आपका +8 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास में जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है क्लोरीन का, दैट इज़ 35.5 ग्राम पर मोल। द रेशियो ऑफ 35 क्लोरीन टू 37 क्लोरीन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज़ क्लोज टू हमें बताना है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में जो 35 क्लोरीन है उसके लिए मोलर रेशियो x अज्यूम कर लेते हैं। उसी तरह से जो 37 क्लोरीन होगा
उसका मोलर रेशियो 1 - x होगा, बिकॉज दो ही टाइप के क्लोरीन है। तो इसका मतलब है कि जो आपके x होगा इंटू 35 प्लस 1 - x इंटू 37, ये आपका 35.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, तो आपका ये बन जाएगा -2x और इसको इधर ले जाएंगे तो 1.5 नेगेटिव का। तो यहाँ से आपका जो x होगा सॉल्व करके आएगा 3/4। तो आपको x पता लग गया कि 3/4 है। तो अगर x 3/4 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1/4। अब ये पता लग गया कि x इसका मोलर रेशियो 3/4 है, इसका 1/4 है। तो दोनों का जो रेशियो होगा 35 क्लोरीन इस टू 37 क्लोरीन वो हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाई 1/4, 3:1। तो जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में प्रेजेंट है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें मैच द कॉलम करना है। इसमें आपका आइटम 1 और आइटम 2 दो लिस्ट दी गई हैं। आइटम 1 में आपके कुछ कंपाउंड्स हैं और आइटम 2 में कुछ लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स हैं। हमें मैच करना और बताना है कि किस पर्टिकुलर रिएजेंट से हम बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट दिया गया है बेंजीन, तो बेंजीन पे अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl के साथ में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो इफ़ वी रिएक्ट बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड AlCl3, तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी योर बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज़ नोन एज गैटरमैन co-reaction. So it's a name reaction. तो इसका मतलब है कि आपका बेंजीन जो है वो R से मैच कर सकता है। नेक्स्ट आपका है बेंजोनाइट्राइल। सो बेंजोनाइट्राइल को हम ड्रॉ करते हैं। तो बेंजोनाइट्राइल का मतलब है कि बेंजीन पे आप साइनाइड ग्रुप को लगा दीजिए। अगर इसकी रिएक्शन आप SnCl2 विद HCl एंड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी दैट विल बी योर बेंजल्डिहाइड एंड इट इज़ ऑल्सो अ नेम रिएक्शन विच इज़ नोन एज स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपका है बेंजोइल क्लोराइड। तो इफ वी रिएक्ट बेंजोइल क्लोराइड विद H2 पैलेडियम BSO4 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड क्विनोलिन, तो वहाँ से आप बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेंजोइल क्लोराइड जो होगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड OCl बेंजीन पर लगा दीजिए। तो इन प्रेजेंस ऑफ H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो इसको लिंडास कैटलिस्ट भी कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्विनोलिन, तो यहाँ से भी आपका बेंजल्डिहाइड आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो नेम रिएक्शन, इट इज़ नोन एज रोजनमंट रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि हमारा बेंजोल क्लोराइड जो है आपका Q से मैच होगा। तो 1 को R से, 2 को P से और 3 को Q से, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है बायोमोलिकुलर सेक्शन से जिसमें लैक्टोज के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दी गई और हमें बताना है कि कौन स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो बेसिकली जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें आपके कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ रिड्यूसिंग बिहेवियर के बारे में क्वेश्चंस होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं। तो उसमें आपको उस बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपकी एक तरफ आपका बीटा डी गैलेक्टोज यूनिट होती है एंड एक तरफ आपकी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होती है। ये दोनों ही प्लस नेचर के होते हैं, मतलब दे आर डेक्सोरोटेटरी नेचर। तो अब ये दोनों यूनिट्स आपस में ज्वाइन होती हैं एंड दे विल फॉर्म लैक्टोज। अब ये दोनों यूनिट्स आपके साथ में ज्वाइन होंगी और ये लैक्टोज आपका प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली आपका जो लैक्टोज होता है इट इज़ डाईसैकेराइड।
तो अगर पहली स्टेटमेंट पे आते हैं तो उसमें लिखा है देयर इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सो देयर इज नो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इट हैज़ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो दोनों आपके बीटा नेचर के होते हैं, तो यहाँ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, तो देयर इज नो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट आते हैं, इट्स अ डाइसैकेराइड, सो यस इट इज अ डाइसैकेराइड, इट इज फॉर्म्ड बाय 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स एंड इट कंटेन्स 8 हाइड्रोक्सी यूनिट्स। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 hydroxyl units, so this statement is correct. Next statement लिखा है it is a reducing sugar and it gives filling test। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट है, तो अगर हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट होगी तो आपका फिलिंग टेस्ट भी आ जाएगा और रिड्यूसिंग नेचर भी होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डी गैलेक्टोज। तो आपका जो लैक्टोस है, अगर उसमें आप H+ इन वाटर पास करेंगे तो आपको 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोस का और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा। ओके सर, इस क्वेश्चन में हमें गैब्रियल थायलामाइड सिंथेसिस से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड। तो यहाँ पर कुछ अमीन्स दिए हुए हैं जो हमें गैब्रियल थायलामाइड सिंथेसिस बनाने हैं और बताना है कि कौन सा अमीन आपका सबसे ज़्यादा गुड यील्ड में बन सकता है। तो बेसिकली आपका जो गैब्रियल थायलामाइड सिंथेसिस होता है, इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली 1 डिग्री अमीन्स। तो ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन्स के प्रिपरेशन में यूज़ होता है, बिकॉज यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, दैट इज़ द रीज़न। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते और ये तो हमारी डबे तो वैसी लिस्ट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 1 डिग्री में एक तो ये बच जाता है और एक ये बच जाता है। तो लेट्स लुक एट द रिएक्शन, हाउ हमें इन दोनों में से किस तरह सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो आपका जो थैलीमाइड होता है उस पर सबसे पहले आप बेसिक मीडियम पास करते हैं। तो व्हेन यू पास द बेसिक मीडियम ओवर इट, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपका डी प्रोटोनेट हो जाता है, और जैसे ही उसमें डी प्रोटोनेशन होगा इट विल टर्न इनटू अ न्यूक्लियोफिलिक जोन। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में कन्वर्जन हो जाता है इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ विद अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन करनी है एंड ये जो रिएक्शन होती है इट विल गो बाय SN2 पाथवे। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कोई ऐसा हैलाइड यूज़ नहीं कर सकते जो कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। तो इसका मतलब है वी कैन नॉट यूज़ अ सर्टन हैलाइड लाइक दिस, तो जिस पे आपका फिनाइल ग्रुप हैलोजन से अटैच होगा, हम इस तरह का कंपाउंड यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करिए, इसको रिमूव करिए और यहाँ पे बन जाएगा N, और आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो जाके इस पर अटैच हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पे थैलिक एसिड मिल जाएगा, साथ में आपका 1 डिग्री में मिल जाएगा। तो फिनाइल ग्रुप डायरेक्टली क्लोरीन से अटैच नहीं होना चाहिए, उसके आगे एक कार्बन ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन और जो फोर्थ ऑप्शन बच जाते हैं उसमें आपका फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन आपका डायरेक्टली फिनाइल से अटैच है, इसमें डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो 4 को हम गुड यील्ड में यहाँ से बना सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस दिया गया बनाए गए, सब में 180 ग्राम वाटर ही यूज़ करना है, और हमारे पास 3 नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स हैं A, B एंड C, जिनके मोलिकुलर मास हैं 100, 200 एंड C, जिसका दिया गया है 10,000 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास में सबके रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ऑर्डर में अरेंज करना है इनके लिए। तो अगर हम 10 ग्राम सबके लेते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल जो होता है दैट इज़ गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास रहेगा आपके नंबर मोल्स उतने ज़्यादा कम रहेंगे, बिकॉज गिवन मास सबके लिए सेम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स इज़ ग्रेटर दैन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ C। तो वी कैन राइट कि आपका जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, जो कि एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ प्रेशर दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि A का मैक्सिमम होगा, उससे कम B का होगा, उससे कम C का होगा। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
ओके सर, हमारे यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई अमोनिया की जिसका हमें पर्टिकुलर केसी पता है, और एक और रिएक्शन दी गई अमोनिया को थोड़ा चेंज करके उसका हमें केसी बताने की उस रिएक्शन का क्या होगा। तो N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 ट्वाइस ऑफ NH3 उसका केसी 64 दिया गया है, और हमें एक और रिएक्शन NH3 से हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 ऑफ H2 इसका केसी हमें गेस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन दी गई है उसको लिखते हैं। सो N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 ट्वाइस ऑफ NH3 दिया गया है, तो इसका केसी अगर आपको 64 दिया है तो हमें जो रिएक्शन पता करनी है उसमें आपका अमोनिया रिएक्टेंट साइड है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देंगे, और जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करके लिखते हैं तो उसका जो नया केसी होता है, मतलब उस रिएक्शन जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, वो पहली रिएक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का द केसी विल बी 1/64। अब हमें क्या करना है, इसमें स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस। एंड जब भी आप किसी पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल जो आपका केसी होता है उसके ऊपर उसका पावर को रखा जाता है। तो इस रिएक्शन का जो केसी होगा दैट विल बी 1/64 की पावर हाफ। तो इट विल टर्न आउट टू बी 1/8। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ एल्कीन्स दी गई हैं, उसकी रिएक्शन में HBr से करनी है, एक बार पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और दो बार नॉट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो हमें ABC दिए गए हैं, और ABC के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास में जो कंपाउंड हैं उनके पहले रिएक्शंस करवाते हैं। तो आपका ये जो है पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब भी आप HBr अटैक करवाते हैं तो यहाँ पे आप एंटी मार्कोनिकॉफ आपको एडिशन करवाना पड़ेगा, मतलब ब्रोमीन को एक लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आप अटैच करेंगे। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हो जाएगा दैट विल बी दिस। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 कार्बन्स थे, तो आपने लेस सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन को कार्बन पे ब्रोमीन को अटैच कर देना है। फिर नेक्स्ट आपका H बार सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो यहाँ पे आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा सब्स्टिट्यूट कार्बन पे आपको ब्रोमीन का अटैचमेंट करवाना है। तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका 3 डिग्री कार्बन है उस पर आपको ब्रोमीन का अटैचमेंट कर देना, तो ये आपका प्रोडक्ट B हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो आप कहीं पे भी ब्रोमीन का अटैचमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर A, दिस इज़ योर B एंड दिस इज़ योर C। तो अगर ABC में देखते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा ड्यू टू द लेस सरफेस एरिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सबसे कम ब्रांचिंग A में है, उससे थोड़ी ज़्यादा ब्रांचिंग C में है, फिर B में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है। तो इसका मतलब है कि A का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और फिर आपका C का रहेगा, फिर आपका लीस्ट जो है वो आपका B का रहेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ टेस्ट दिए गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनके कुछ रिएजेंट्स यहाँ पे दूसरे लिस्ट में दिए गए, हमें मैच करने की कौन सा पर्टिकुलर टेस्ट के लिए कौन सा रिएजेंट आपका प्रेजेंट होता है। तो आपका जो लूकास टेस्ट होता है इट इज़ डन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। तो आपका जो फर्स्ट रहेगा उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। तो इसका मतलब है लूकास टेस्ट को आप इसके साथ में मैच कर सकते हैं D के साथ में। नेक्स्ट आपका डूमास मेथड है। तो डूमास मेथड जो होता है नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो इट इज़ डन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूपरिक ऑक्साइड एंड हीटिंग। तो इसका मतलब है डूमास मेथड को हम C के साथ में मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जेल्डाल्स मेथड। तो जेल्डाल मेथड भी नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ डन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। तो आपका जेल्डाल मेथड जो है इट इज़ डन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। तो इसका मतलब है कि आप थर्ड को E के साथ में मैच कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़
हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है वो अमीन्स की डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इट इज़ डन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, सल्फोनिल क्लोराइड एंड एक्वस केवच बेसिक मीडियम होता है उसके नेक्स्ट स्टेप में। तो इसका मतलब है कि हम जो फोर्थ है उसको ए के साथ में मैच कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इसको करेक्ट शो करता है। ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इसमें हमें बताना है कि डेल्टा जी किस पर्टिकुलर C1 और C2 के रेशियो के ऊपर, मतलब दैट कॉन्सेंट्रेशंस, एंड किस पर्टिकुलर रेशियो पे या किस पर्टिकुलर कंडीशन पे डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर आपको डेल्टा जी को ई सेल से रिप्रेजेंट करना है, सो द रिलेशन इज़ -NFE ऑफ सेल। तो अगर आपको डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो इसका मतलब आपका जो ई सेल है दैट शुड बी मोर देन 0। अब ये जो रिएक्शन है जिसमें एनोड के ऊपर आप जो कॉपर का मटेरियल लेके चल रहे हैं, तो कॉपर का ही यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन करना है और कैथोड पे कॉपर का ही हमें रिडक्शन करना है। तो अगर आप नेट रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा कॉपर 2+, ये जो कैथोड है उस पर C2 कॉन्सेंट्रेशन होगी और वही एनोड के ऊपर जो कॉपर 2+ है उसकी C1 कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपका जो ई सेल होता है दैट इज़ रिटन डाउन एज E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ, अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो C1 है और इसकी C2 है, तो विल राइट इट डाउन एज C1 अपॉन C2। तो E0 सेल आपका जो सेल का है वो 0 बिकॉज दोनों मटेरियल सेम ही है। तो यहाँ से लिखा जाएगा ई सेल माइनस 0.059/2 बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो 2 हो रहे हैं, लॉग ऑफ C1/C2। तो अगर हमें ई सेल को पॉजिटिव रखना है तो लॉग जो पूरा टर्म है ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव तब भी हो सकता है जब आपका C2 C1 से ज़्यादा हो। तो C2 C1 ज़्यादा होगा तो आपका पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ई सेल जब पॉजिटिव होगा तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास AB2 एक सॉल्ट है जिसका KSP विच इज़ ऑल्सो नोन एज सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट वो दिया गया है 3.2 × 10⁻11 मोलर क्यूब। तो हमें सॉल्बिलिटी बतानी है प्योर वाटर में कि कितनी होगी। तो अगर आप AB2 को डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन लिखी जाएगी AB2 सॉलिड चेंजिंग टू A2 प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ B नेगेटिव एक्वस। तो यहाँ से अगर इसकी सॉल्बिलिटी S होगी तो इसकी सॉल्बिलिटी आ जाएगी आपकी 2S। तो इफ़ राइट डाउन द KSP तो लिखा जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव का होल स्क्वायर। तो यहाँ से KSP वैल्यू आपको दी गई है तो ये आपका S है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2S का स्क्वायर। सो इट विल टर्न आउट टू बी 4S क्यूब। अब जो KSP वैल्यू आपको दी गई है दैट इज़ 3.2 × 10⁻11 और इसको 4S क्यूब से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप S के लिए सॉल्व करते हो जिसको आप सॉल्युबिलिटी बोलेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो हमें यहाँ पे 2 फिल कर देना है। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें फ्रिंडलिच आइसोथर्म प्रोवाइडेड किया गया है। एडजॉर्प्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं जिसका प्लॉट log x/m y एक्सिस पे और log p को x एक्सिस पे प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन हमें दी गई है। तो बताना है कि द मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट कितना होगा अगर आपका इनिशियल प्रेशर 0.04 atm होगा। जो इंटरसेप्ट है वो आपको 0.477 मान दिया हुआ है और जो आपका स्लोप है वो आपका 2 दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास जो फ्रिंडलिच आइसोथर्म होती है उसकी इक्वेशन लिखते हैं तो आपका जो x/m होता है विच इज़ द मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड
पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, तो वो x/m होता है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k p to the power 1/n. तो k आपका कांस्टेंट होता है, p इज़ द प्रेशर, n इज़ द नंबर विच रेंजेस फ्रॉम 0 to infinity. तो अब log ले लेते हैं, तो log x/m ये हो जाएगा log k प्लस 1/n log ऑफ p. तो इसका मतलब अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी. तो log ऑफ x/m को अगर आप log ऑफ p के साथ में प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो log k होगा और आपका जो स्लोप होगा दैट विल बी 1/n. तो इसका मतलब है कि हमारे को पता लग गया कि log k जो है वो 0.4771 के बराबर है. तो इसका मतलब जो k है उसकी वैल्यू कितनी है, 3. सिमिलरली आपका जो 1/n है वो आपका 2 के बराबर आ चुका है. तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो. तो अब लास्ट में आपको x/m की वैल्यू ही पता करनी है. तो k इंटू पी की पावर 1/n. तो k की वैल्यू 3 है, प्रेशर की वैल्यू आपको 0.04 atm दी हुई है और 1/n की वैल्यू 2 है. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं सो इट विल टर्न आउट टू बी 48 इंटू 10 to the power -4 ग्राम, इतना ही आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि हमें इस फॉर्मेट में यहाँ पे आपको 48 लिखना है. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास फिनॉल कंपाउंड दिया है जिसकी हमें रिएक्शन करानी है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH बेसिक मीडियम है. तो वहाँ से कंपाउंड P एज मेजर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है. तो जब भी आप फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में बेसिक मीडियम कराते हैं तो इट्स अ नेम रिएक्शन विच इज़ नोन एज रिमर-टीमन रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है, आपका फिनॉल 2 तरह के प्रोडक्ट्स देता है. तो सेकेंड स्टेप में आप H+ पास करेंगे तो आपका फॉर्माइलेशन हो जाती है यहाँ पे, मतलब आपका फॉर्माइल ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक आपका अटैच होगा पैरा पोजीशन पे. तो ये आपका P है विच इज़ मेजर प्रोडक्ट. तो ये आपका रिमर-टीमन रिएक्शन है. अब जो आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ मिला है इसका फॉर्मूला बनेगा C7H6O2. तो आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन P में कितना होगा. तो कार्बन का जो मास होगा 7 के हिसाब से 84 ग्राम पर मोल हो जाएगा. तो अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं तो मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. तो आपका 84 है और कंपाउंड का मास 122 है. तो ये आपका ऑलमोस्ट 68.8% के आसपास आपको रिज़ल्ट देगा. बट आपको नियरेस्ट इंटीजर के आसपास इसको बताना है तो हम यहाँ पे 69 फिलअप कर देंगे. ओके, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो गई है 3.555 टाइम when the temperature was changed from 40 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस. तो अगर इसको उल्टा सोचें, अगर हम सोचें कि 30 डिग्री सेल्सियस अगर 40 डिग्री सेल्सियस अगर ले जाते हैं तो रेट जो है वो 3.55 टाइम्स क्या कर जाएगी, आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी. देन एक्टिवेशन एनर्जी हमें बतानी है किलो जूल पर मोल में कितनी होगी. तो वी कैन राइट इट डाउन एज कि अगर हम रेट कांस्टेंट को अगर टेम्परेचर साथ रिलेट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट ln K2 by K1 EA upon R. EA is the activation energy, 1 upon T1 minus 1 upon T2. यहाँ पे जो assumption होता है वो ये होता है कि जो T1 है आपका T2 से कम टेम्परेचर होगा. तो इसका मतलब है हम वैल्यूज़ रख देते हैं. तो अगर आप 303 केल्विन से 313 केल्विन जाते हैं तो आपकी जो रेट है वो 3.555 टाइम्स क्या कर जानी चाहिए, इंक्रीज़ कर जानी चाहिए. तो इसी एजम्पशन पे हम क्या करेंगे, इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो ln 3.555, तो आपका जो रेट कांस्टेंट है वो इतने टाइम्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा. एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 8.314, 1 अपॉन
303 माइनस 1/313। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ln 3.555 की वैल्यू दी गई है 1.268 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 313 डिवाइड बाई 10। तो ये आपको कुछ इतने जूल्स का रिज़ल्ट देगा। तो अगर आपको किलो जूल्स में कन्वर्जन करना है तो ये आपका 100 किलो जूल्स के आसपास रिज़ल्ट होगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 100 फिल कर देना है।